धरती पर एक समय ऐसा भी था जब इंसान सबसे कमजोर प्राणी था। न उसके पास तेज दांत थे, न नुकीले पंजे, और न ही कोई ताकत। फिर भी वही इंसान आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन सा पल था जब एक डरा हुआ कमजोर जीव इतिहास का सबसे ताकतवर प्राणी बन गया? कैसे उसने जंगलों के खौफ को हराया, आग को काबू किया और पत्थरों से अपनी दुनिया बनाई? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लाखों साल पहले आदि मानव की जिंदगी कैसी थी और वे कैसे रहते थे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लाखों साल पहले की इस कहानी को समझने के लिए हमें उस समय में जाना पड़ेगा जब इंसान जैसा कोई भी प्राणी इस धरती पर मौजूद नहीं था। उस समय धरती पर अलग अलग तरह के जीव रहते थे, जिनमें कुछ छोटे थे, कुछ बेहद विशाल थे और कुछ इतने खतरनाक थे कि उनके सामने कोई भी कमजोर प्राणी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। उसी दुनिया में एक ऐसा जीव भी था जो ना तो बहुत ताकतवर था, ना बहुत तेज था और ना ही उसके पास कोई प्राकृतिक हथियार था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो बाकी सभी जीवों से अलग थी, और वही चीज आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वो चीज थी उसका दिमाग। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस जीव ने अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू किया। ये जीव था शुरुआती मानव प्रजातियों का हिस्सा, जिसमें कई तरह की प्रजातियां शामिल थीं, जैसे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। ये प्रजातियां आज के इंसान की तरह पूरी तरह विकसित नहीं थी, लेकिन इनमें कुछ खास बदलाव शुरू हो चुके थे। ये दो पैरों पर चल सकते थे, अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये अपने आसपास की चीजों को समझकर उनका उपयोग करना सीख रहे थे। इन शुरुआती आदि मानवों का जीवन बेहद कठिन था, क्योंकि वे हर समय खतरे से घिरे रहते थे। जंगलों में बड़े बड़े शिकारी जानवर जैसे शेर और अन्य मांसाहारी जीव मौजूद थे, और उनके सामने ये आदि मानव बेहद कमजोर थे। उनके पास ना कोई हथियार था और ना ही कोई सुरक्षित जगह जहां वे हमेशा रह सके। इसलिए उनका जीवन पूरी तरह सतर्कता और समझदारी पर निर्भर था। वे हमेशा समूह में रहते थे, क्योंकि अकेले रहना लगभग मौत को बुलाने जैसा था। धीरे धीरे इन आदि मानवों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखी, और वो थी पत्थरों का उपयोग। उन्होंने देखा कि अगर पत्थर को एक खास तरीके से तोड़ा जाए तो वो नुकीला हो जाता है और उससे कई काम किए जा सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ मानव इतिहास का पहला औजार। ये औजार भले ही बहुत साधारण था, लेकिन यही वो कदम था जिसने इंसान को बाकी जीवों से अलग करना शुरू कर दिया। समय के साथ होमो इरेक्टस ने और भी बड़े बदलाव किए। उन्होंने लंबी दूरी तय करना शुरू किया, उन्होंने आग को समझना शुरू किया, और धीरे धीरे उनके दिमाग का विकास और तेज हो गया। आग की खोज ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि अब वे ठंड से बच सकते थे, अंधेरे में देख सकते थे, और सबसे बड़ी बात यह कि वे अपने आसपास के खतरनाक जानवरों को दूर रख सकते थे। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि लाखों साल बाद एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जिसने इस पूरी कहानी को बदल दिया। समय धीरे धीरे बदल रहा था, और उसी के साथ बदल रही थी धरती पर रहने वाली प्रजातियां भी। लाखों साल तक अलग अलग मानव प्रजातियां इस धरती पर आईं और चली गईं, लेकिन उनमें से एक ऐसी प्रजाति उभरी जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। यही वो पल था जब असली इंसान का जन्म हुआ। वैज्ञानिक इसे होमो सेपियंस कहते हैं, और यही हम सबके पूर्वज हैं। लगभग 2 लाख से 3 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर इस नई प्रजाति का विकास शुरू हुआ। ये प्रजाति बाकी सभी मानव प्रजातियों से अलग थी, क्योंकि इसका दिमाग ज्यादा विकसित था, इसकी सोचने और समझने की क्षमता ज्यादा थी, और सबसे खास बात यह थी कि ये केवल अपने आसपास की चीजों को देखता ही नहीं था, बल्कि उनके बारे में सोचता भी था। यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। अब इंसान केवल जीने के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि वो समझने लगा था कि कैसे बेहतर तरीके से जिया जाए। उसने अपने समूह के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, उसने संकेतों के जरिए बातचीत करना शुरू किया, और धीरे धीरे भाषा के शुरुआती रूप भी विकसित होने लगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब इंसान अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर सकता था, वो सिखा सकता था और सीख सकता था। इस समय का जीवन आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि होमो सेपियंस अभी भी जंगलों और खुले मैदानों में रहता था, जहां हर समय खतरा मौजूद था। लेकिन अब एक फर्क आ चुका था। पहले इंसान केवल खतरे से बचने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो खतरे को समझने लगा था। वो जानता था कि कौन सा जानवर कब हमला कर सकता है, कौन सा इलाका सुरक्षित है और किस समय बाहर निकलना सही होगा। धीरे धीरे इंसानों ने अपने औजारों को और बेहतर बनाना शुरू किया। उन्होंने पत्थरों को सिर्फ तोड़ना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक खास आकार देना भी सीख लिया था। उन्होंने भाले बनाए, चाकू जैसे औजार बनाए, और ये सब उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाने लगा। अब वे सिर्फ भागकर नहीं बचते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर सामना भी कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था, और वो था सोचने का तरीका। होमो सेपियंस ने पहली बार कल्पना करना शुरू किया। उसने सिर्फ वर्तमान में जीना ही नहीं, बल्कि भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। उसने योजनाएं बनानी शुरू की, उसने अपने आसपास की दुनिया को एक कहानी की तरह देखना शुरू किया, और यही वो चीज थी जिसने उसे बाकी सभी प्रजातियों से अलग बना दिया। इसी समय इंसानों ने कला की शुरुआत भी की। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया।
ये चित्र सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि ये उनके जीवन का हिस्सा थे। इनमें उनके शिकार के दृश्य होते थे, उनके आसपास के जानवर होते थे, और ये सब दिखाता था कि इंसान अब केवल जी नहीं रहा था, बल्कि अपने जीवन को समझने और उसे व्यक्त करने की कोशिश भी कर रहा था। धीरे धीरे इंसानों ने अपने समूह को और मजबूत बनाया। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा, उन्होंने मिलकर काम करना सीखा, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक अकेला इंसान कमजोर हो सकता था, लेकिन एक समूह बेहद शक्तिशाली बन सकता था, और यही कारण था कि इंसान धीरे धीरे इस खतरनाक दुनिया में अपनी जगह बनाने लगा। जैसे समय आगे बढ़ा, होमो सेपियंस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी धरती की कहानी बदल दी। उन्होंने अफ्रीका की गर्म धरती को छोड़कर बाहर निकलना शुरू किया। ये कोई आसान फैसला नहीं था, क्योंकि उस समय बाहर की दुनिया उनके लिए पूरी तरह अनजान थी, लेकिन इंसान के अंदर की जिज्ञासा और सर्वाइवल की ताकत उसे आगे खींच रही थी। धीरे धीरे छोटे छोटे समूह अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे जो दुनिया उनका इंतजार कर रही है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और बेरहम होने वाली है, क्योंकि अब धरती पर शुरू होने वाला था एक ऐसा समय जिसे आज हम आइस एज यानी हिमयुग कहते हैं। इस समय पूरी धरती का मौसम अचानक बदलने लगा, तापमान तेजी से गिरने लगा, विशाल बर्फ की चादरें जमीन को ढकने लगी, जंगल सिकुड़ने लगे और कई जगहें पूरी तरह बर्फ से ढक गईं। जो जगहें कभी हरी भरी थीं, वहां अब सिर्फ सफेद सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी हो जाती थी कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा मौसम नहीं था, सबसे बड़ा खतरा थे उस समय के विशाल और खतरनाक जीव। इस आइस एज में ऐसे ऐसे जानवर मौजूद थे जिनकी आज हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जैसे विशाल वुली मैमथ जिनका शरीर मोटे बालों से ढका होता था और जो बर्फीले मैदानों में आसानी से जी सकते थे। इसके अलावा था भयानक शिकारी स्माइलोडॉन यानी सेबर टूथ्ड टाइगर, जिसके लंबे नुकीले दांत किसी भी शिकार को पल भर में खत्म कर सकते थे। इन जानवरों के बीच इंसान का अस्तित्व बहुत छोटा और कमजोर लग रहा था। लेकिन यहीं पर इंसान की असली ताकत सामने आई, उसका दिमाग। होमो सेपियंस ने समझ लिया था कि अकेले जीना असंभव है, इसलिए उन्होंने अपने समूह को और मजबूत बनाया। उन्होंने मिलकर रहने की आदत अपनाई, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने योजना बनाना सीख लिया। अब शिकार केवल भागकर या अचानक हमला करके नहीं किया जाता था, बल्कि एक पूरी रणनीति के साथ किया जाता था। कुछ लोग जानवर को डराते थे, कुछ उसे एक दिशा में भगाते थे, और बाकी लोग पहले से तैयार जगह पर हमला करते थे। ये एक शुरुआती टीम हंटिंग स्ट्रैटेजी थी जिसने इंसान को सबसे अलग बना दिया। ठंड से बचने के लिए इंसानों ने आग का उपयोग और बेहतर तरीके से करना सीख लिया था। उन्होंने जानवरों की खाल पहनना शुरू किया, जिससे वे बर्फीली ठंड में भी जीवित रह सके। उन्होंने गुफाओं को अपना घर बनाया, क्योंकि गुफाएं उन्हें ठंडी हवाओं और खतरनाक जानवरों से सुरक्षा देती थीं। लेकिन इस दौर की कहानी सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं थी। इस समय इंसान ने एक और बहुत बड़ा काम किया, और वो था प्रकृति को समझना। धीरे धीरे जैसे हिमयुग की कठोरता कम होने लगी और धरती ने फिर से सांस लेना शुरू किया, इंसान की जिंदगी में भी एक नया बदलाव आने लगा। अब वो सिर्फ हर दिन जीवित रहने की जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसके अंदर एक नई जिज्ञासा जन्म ले रही थी। एक ऐसी जिज्ञासा जो उसे अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखने और समझने के लिए मजबूर कर रही थी। अब उसकी नजर सिर्फ शिकार पर नहीं रहती थी, बल्कि वो आसमान के रंग बदलने को देखता था, हवा की दिशा को महसूस करता था और मौसम के बदलते चक्र को समझने लगा था। वो ये समझने लगा था कि ठंड हमेशा नहीं रहती, गर्मी हमेशा नहीं रहती, बारिश एक समय पर आती है और एक समय पर चली जाती है, और इन सब के पीछे कोई ना कोई नियम जरूर है। ये समझ छोटी लग सकती है, लेकिन यहीं से इंसान के दिमाग में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब वो केवल प्रकृति के साथ बह नहीं रहा था, बल्कि वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसने ये नोटिस करना शुरू किया कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बार बार हरियाली उगती है, कुछ जगहों पर पानी ज्यादा समय तक रहता है, और कुछ जगहों पर जानवर बार बार आते हैं। इन सभी चीजों को जोड़कर उसने अपने जीवन के फैसले लेने शुरू किए। अब वो केवल अंदाजे से नहीं, बल्कि अनुभव और समझ के आधार पर आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई। इंसान ने समय को महसूस करना शुरू किया। उसे ये समझ आने लगा कि कुछ घटनाएं एक निश्चित अंतराल पर दोहराई जाती हैं, जैसे मौसम का बदलना, पौधों का उगना और सूखना। ये सब कुछ एक पैटर्न में हो रहा था, और यही पैटर्न आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। अब इंसान के अंदर सिर्फ डर नहीं था, बल्कि सोच थी, समझ थी, और यही समझ उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। प्रकृति को समझने की यही प्रक्रिया धीरे धीरे एक ऐसी खोज में बदल गई जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये खोज किसी एक दिन अचानक नहीं हुई थी, बल्कि ये हजारों सालों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें इंसान ने अपने अनुभवों से सीखकर एक नया रास्ता बनाया। कई बार जब इंसान किसी जगह पर रुकता था, तो उसके द्वारा गिराए गए बीज कुछ समय बाद वहीं उगाते थे। पहले ये एक सामान्य घटना लगती थी, लेकिन जब ये बार बार होने लगा, तो इंसान ने इसे ध्यान से देखना शुरू किया।
उसने ये समझ लिया कि अगर बीज को सही जगह और सही समय पर बोया जाए तो उससे नया भोजन पैदा किया जा सकता है। यही वो पल था जब इंसान ने पहली बार प्रकृति के नियम को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखा। उसने बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें सुरक्षित रखना शुरू किया और सही समय पर उन्हें जमीन में बोना शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत छोटा और साधारण प्रयास था, लेकिन धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। अब इंसान को हर दिन नए इलाके में भटकने की जरूरत नहीं थी। वो एक ही जगह पर रहकर अपना भोजन उगा सकता था। ये बदलाव केवल सुविधा नहीं था, बल्कि ये एक क्रांति थी, क्योंकि अब इंसान पहली बार अपने भविष्य के बारे में सोच सकता था। वो योजना बना सकता था कि आने वाले समय में उसे क्या करना है। धीरे धीरे खेती एक आदत बन गई और फिर ये इंसान की जिंदगी का आधार बन गई। और यही वो मोड़ था जहां से इंसान शिकारी से किसान बनने की ओर बढ़ने लगा। खेती के साथ साथ इंसान की नजर अब जानवरों पर भी अलग तरीके से पड़ने लगी। पहले वो हर जानवर को केवल शिकार के रूप में देखता था, लेकिन अब उसने ये समझना शुरू किया कि कुछ जानवरों को जिंदा रखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। उसने देखा कि कुछ जानवर इंसानों के आसपास रहने के आदी हो जाते हैं। वे बार बार उसी जगह पर लौटते हैं और धीरे धीरे इंसान ने उन्हें अपने पास रखना शुरू किया। ये शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन यही आगे चलकर पशुपालन की नींव बनी। अब इंसान के पास केवल शिकार का विकल्प नहीं था, बल्कि उसके पास दूध, ऊन और अन्य संसाधनों का एक स्थायी स्रोत था। इससे उसका जीवन और भी स्थिर हो गया और अब वो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर नहीं था, बल्कि वो उसे अपने अनुसार ढालने लगा था। जब इंसान ने यह समझ लिया कि भोजन को एक ही जगह उगाया जा सकता है, तभी उसकी सबसे बड़ी जरूरत बदल गई। अब उसे सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी, और यहीं से शुरू हुआ स्थायित्व का असली दौर। एक ऐसा मोड़ जहां इंसान ने पहली बार सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए जगह बनानी शुरू की। शुरुआती बसावट हमेशा पानी के आसपास ही होती थी, क्योंकि खेती और जीवन दोनों के लिए पानी जरूरी था। इसलिए नदियों, झीलों और उपजाऊ जमीन के किनारे इंसानों ने अपने पहले बसेरे बनाए। ये जगहें केवल रहने की नहीं, बल्कि पूरे जीवन को चलाने की केंद्र बन गई। पहले घर बहुत साधारण होते थे। जमीन में लकड़ी के खंभे गाड़कर उनका ढांचा तैयार किया जाता था और फिर उसे घास, पत्तों और मिट्टी से ढक दिया जाता था। ये झोपड़ियां मौसम से बचाव के लिए तो ठीक थीं, लेकिन ज्यादा टिकाऊ नहीं थीं। इसलिए समय के साथ इंसान ने इन्हें मजबूत बनाने के तरीके खोजने शुरू किए। धीरे धीरे मिट्टी का उपयोग बढ़ा। गीली मिट्टी को दीवारों पर लगाकर सुखाया जाता था, जिससे दीवारें सख्त हो जाती थीं। कुछ क्षेत्रों में पत्थरों को जोड़कर दीवार बनाई जाती थी और ऊपर लकड़ी व घास का छप्पर डाला जाता था। यह बदलाव दिखाता है कि इंसान अब केवल आश्रय नहीं, बल्कि संरचना समझने लगा था। समय के साथ घरों का अंदरूनी हिस्सा भी बदलने लगा। अब घरों में अलग अलग जगहें बनने लगी। एक हिस्सा सोने के लिए, एक हिस्सा भोजन रखने के लिए और एक हिस्सा आग के लिए। ये केवल सुविधा नहीं थी, बल्कि ये संगठित जीवन की शुरुआत थी। अगर इन घरों के वास्तविक प्रमाण देखें तो हमें कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल मिलते हैं, जैसे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, जहां गुफाओं के साथ इंसानी निवास के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर इंसान ने खुले मैदानों में अपने घर बनाने शुरू किए। मेहरगढ़ इस बदलाव का सबसे मजबूत उदाहरण है। यहाँ मिट्टी की ईंटों से बने व्यवस्थित घर मिले हैं, जिनमें कई कमरे थे। ये दिखाता है कि इंसान अब स्थायी और योजनाबद्ध तरीके से रह रहा था। इसी तरह ज्वालापुरम जैसे स्थान बताते हैं कि भारत में भी शुरुआती मानव ने लंबे समय तक एक ही जगह पर रहकर अपने लिए स्थायी ढांचे बनाए। स्थायित्व के साथ पानी को संभालने की समझ भी आई। अब इंसान केवल पानी के पास नहीं रहता था, बल्कि उसे जमा करने और उपयोग करने के तरीके भी खोजने लगा। छोटे गड्ढों, प्राकृतिक स्रोतों और बहते पानी का इस्तेमाल धीरे धीरे व्यवस्थित रूप लेने लगा। जैसे जैसे ये बस्तियां बढ़ीं, घर एक दूसरे के पास बनने लगे और यही छोटे छोटे समूह आगे चलकर गांवों में बदल गए। अब इंसान के पास केवल एक आश्रय नहीं था, बल्कि एक अपना संसार था। जब इंसान एक जगह बसने लगा, तभी उसे ये एहसास हुआ कि केवल हाथों से काम करना काफी नहीं है। उसे ऐसे औजार चाहिए जो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा सके। और यहीं से शुरू हुई पत्थरों को समझने और उन्हें हथियार में बदलने की कला। शुरुआत में इंसान हर पत्थर का उपयोग नहीं करता था। वो धीरे धीरे सीख चुका था कि कौन सा पत्थर मजबूत है, कौन सा आसानी से टूटकर धार बना सकता है। इसलिए वो खास तरह के पत्थरों का चुनाव करता था, जैसे चकमक पत्थर, क्वार्ट्ज और बेसाल्ट, क्योंकि ये पत्थर टूटने पर नुकीले किनारे बनाते थे, जो शिकार और काटने के काम में बेहद काम आते थे। पत्थर चुनने के बाद असली काम शुरू होता था। इंसान एक पत्थर को दूसरे पत्थर से बार बार मारकर उसके टुकड़े निकालता था। इस प्रक्रिया को आज के वैज्ञानिक फ्लेकिंग कहते हैं। इससे धीरे धीरे पत्थर का आकार बदलता था और वो एक धारदार औजार में बदल जाता था। कुछ औजार सीधे हाथ में पकड़े जाते थे, लेकिन समय के साथ इंसान ने उन्हें लकड़ी की डंडियों से जोड़ना भी सीख लिया। जैसे नुकीले पत्थर को लकड़ी के सिरे पर बांधकर भाला बनाया जाता था, जिससे दूर से शिकार करना संभव हुआ और खतरा कम हो गया। धीरे धीरे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजार बनने लगे, जैसे पत्थर के चाकू जो मांस या अन्य चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल होते थे, खुरचनी जो खाल को साफ करने के काम आती थी, भाले जो शिकार के लिए सबसे जरूरी हथियार थे, और बाद में तीर कमान जैसे उन्नत हथियार भी विकसित हुए, जिन्होंने शिकार को और आसान बना दिया। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खास बात यह थी कि इंसान अब सोच समझकर औजार बना रहा था। वो पहले से तय करता था कि उसे किस काम के लिए किस तरह का हथियार चाहिए,
और फिर उसी के अनुसार पत्थर को आकार देता था। पुरातात्विक स्थलों जैसे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स और ज्वालापुरम से मिले पत्थर के औजार इस बात का साफ प्रमाण है कि इंसान हजारों साल पहले ही इस कला में माहिर हो चुका था। समय के साथ इन औजारों में और सुधार हुआ। पत्थरों को सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि घिसकर चिकना और मजबूत भी बनाया जाने लगा, जिससे वे ज्यादा टिकाऊ और प्रभावी हो गए। यही वो समय था जब इंसान ने अपने दिमाग की असली ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सिर्फ प्रकृति से लेना बंद किया और उसे अपने हिसाब से ढालना शुरू किया। और यही छोटी छोटी खोजें आगे चलकर उस बड़ी दुनिया की नींव बनने वाली थी, जहां इंसान सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि एक निर्माता और आविष्कारक बन चुका था। लेकिन जब इंसान ने खेती करना सीख लिया, औजार बनाना सीख लिया और एक जगह टिक कर रहने लगा, तभी उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। अब उसके पास अनाज था, जमीन थी और स्थायी घर थे। और यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। पहले इंसान के लिए सब कुछ साझा था, लेकिन जैसे जैसे खेती और भंडारण बढ़ा, वैसे वैसे मेरा और तेरा का फर्क पैदा होने लगा। जमीन अब सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, वो संपत्ति बन चुकी थी। और जहां संपत्ति होती है, वहीं से शुरू होता है लालच। धीरे धीरे छोटे छोटे समूह जो पहले शांति से रहते थे, अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे, क्योंकि एक समूह की समृद्धि दूसरे समूह के लिए आकर्षण भी थी और खतरा भी। शुरुआत में टकराव छोटे थे, कभी पानी के स्रोत को लेकर, कभी उपजाऊ जमीन को लेकर, कभी अनाज और पशुओं को लेकर। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी और संसाधनों की जरूरत बढ़ी, वैसे वैसे ये छोटे झगड़े बड़े संघर्ष में बदलने लगे। अब जो औजार इंसान ने जीवन आसान बनाने के लिए बनाए थे, वे अब हथियार बन चुके थे। भाले, तीर कमान और पत्थर के हथियार अब केवल शिकार के लिए नहीं थे, वे इंसानों के खिलाफ भी उठने लगे। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार अपने जैसे इंसान को दुश्मन के रूप में देखना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ समूह ज्यादा शक्तिशाली होने लगे। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया, अपने इलाके की सीमाएं तय की और उनकी रक्षा के लिए पहरा देना शुरू किया। अब हर बाहरी व्यक्ति एक संभावित खतरा माना जाने लगा। संघर्ष अब बिना वजह नहीं थे, वे योजनाबद्ध और संगठित होने लगे। समाज के अंदर भी बदलाव आने लगा। अब हर कोई बराबर नहीं था। जिनके पास ज्यादा जमीन और संसाधन थे, वे शक्तिशाली बन गए और बाकी लोग धीरे धीरे कमजोर होते गए। यहीं से असमानता और नेतृत्व की शुरुआत हुई। कुछ लोग केवल लड़ाई और सुरक्षा के लिए तैयार किए जाने लगे, इन्हें योद्धा कहा जाने लगा। उनका काम अपने समूह की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर दूसरे समूहों से संघर्ष करना था। लेकिन इस बढ़ती ताकत के साथ डर भी बढ़ने लगा। हर समूह को यह लगने लगा कि कहीं कोई और आकर उनके संसाधन न छीन ले, और यही डर इंसान को और ज्यादा संगठित होने के लिए मजबूर करने लगा। और यही संघर्ष आगे चलकर इंसान को उस दिशा में ले गया जहां उसने सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि साथ मिलकर रहना सीखा। और उसी से जन्म हुआ समाज, व्यापार और सभ्यता।